में विनोद कुमार शुक्ल का होना किसी एक लेखक का होना नहीं, एक पूरे रचनात्मक स्वभाव का जिंदा बने रहना है। वे हमारे समय के उन विरल रचनाकारों में हैं जिनकी उपस्थिति भाषा की सतह पर बहुत हल्की दिखती है, लेकिन भीतर की धरती को वे लंबी दरारों की तरह हिला देते हैं। आज जब उन्हें ज्ञानपीठ जैसा साहित्य का सर्वोच्च सम्मान मिला है, यह सिर्फ एक औपचारिक उपलब्धि नहीं, बल्कि उस धीमी एकनिष्ठ लेखन यात्रा की सार्वजनिक स्वीकृति है जो 6 से अधिक दशकों से बिना शोर शराबे के चलती रही है। विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2024 का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा है। इससे पहले हिंदी के 11 लेखकों को यह गौरव प्राप्त हो चुका है। यह पुरस्कार पाने वाले वे छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। छत्तीसगढ़ी में वह झूठ बोल रहा है कि अब अच्छे दिन आएंगे। इसके बाद सभी भूखे प्यासे औरत, बच्चे, बूढ़े, फिर पूरी आबादी बहुत बुरे दिनों को लादे अपने काले भविष्य के दूर कोनों में लौट जाते हैं, जबकि आगे एक पल भी जीना कठिन, परंतु छत्तीसगढ़ी में बोले एक अच्छे दिन के जीवन की आस में। परंतु ऐसा शुरू से रहा कि छत्तीसगढ़ी में भी सच बोला जाता रहा। किसी भी बोली में बोल सकने का सचमुच जैसे बस्तर की मैना का बस्तर के जंगल में अपनी बोली बोलने का, एक टूरी के प्रेम को अभिव्यक्त करने के चुपचाप में हवा की सरसराहट को सुनने का, तथा महुआ के फूल के टपकने की बोली में टप को सुनना, सूर्योदय की बोली में चिड़ियों की चहचहाहट को सुनना और सूर्यास्त की बोली में चिड़ियों को लौटते हुए देखना। छत्तीसगढ़ी को सुनता हूँ तो चिड़ियों की चहचहाहट को समझता हूँ। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूँ राघवेंद्र। विनोद कुमार शुक्ल के होने का अर्थ सिर्फ एक महत्वपूर्ण लेखक का होना नहीं है, बल्कि यह भी है कि हिंदी भाषा के भीतर एक अत्यंत संकोची लेकिन नैतिक रूप से जागृत संवेदना लगातार काम कर रही है। राजनांदगांव से शुरू हुई उनकी रचनात्मक यात्रा आज उस मुकाम पर है जहां ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे सर्वोच्च सम्मान भी उनकी आंतरिक विनम्रता के आगे गौण लगते हैं। 6 से अधिक दशकों से वे जिस शांति, एकाग्रता और आत्मालोप के साथ लिखते रहे हैं, वह हमारे समय में लगभग विलुप्त होती जा रही एक वृत्ति का प्रमाण है। राजनांदगांव की मिट्टी से उठकर दुनिया भर तक पहुंचने वाली यह यात्रा लगभग 60-65 वर्षों की निरंतर रचना में फैली हुई है। लगभग जय हिंद से शुरू हुई काव्य यात्रा केवल जड़े हैं तक आते आते एक अद्भुत वृक्ष का रूप ले चुकी है। शाखाएं कविता की, तना उपन्यासों का, पत्तियां कहानियों और बच्चों के लिए लिखे गए अद्भुत आख्यानों की, और जड़ें मुक्तिबोध, परसाई परिवार और अपनी जनपदीय स्मृतियों की। वे खुद कहते हैं कि जो कुछ भी उनके जीवन में सार्थक है वह कविता के माध्यम से ही संभव था। मानो कविता ही उसकी नियति हो और कोई दूसरा विकल्प अनुकूल हो ही नहीं सकता हो। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास में 8 या 10 बार ऐसी स्थिति आई कि उसको नया आंदोलन देने या नया अभियान चलाने का सूत्रपात छत्तीसगढ़ के ग्राम अंचल या छोटे शहरों से हुआ। चाहे नाम ठाकुर जगमोहन सिंह का लें, चाहे माधवराव सप्रे का नाम लें, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का नाम लें, मुक्तिबोध का नाम लें, श्रीकांत वर्मा का नाम लें, और ये जो परंपरा 19वीं सदी में ठाकुर जगमोहन सिंह ने फैंटेसी के माध्यम से शुरू की थी, श्यामा स्वप्न के द्वारा, उसका शिखर पहुंचता है विनोद कुमार शुक्ल के रूप में, जब वो जादुई यथार्थ के रूप में साकार होता है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, जैसा कि आप जानते हैं, भारतवर्ष का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और पुरस्कार चूँकि विनोद कुमार शुक्ल जी की अस्वस्थता थी, इसलिए हमें विशेष रूप से रायपुर आके उनके घर पे देना पड़ा। छत्तीसगढ़ में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद जी को ही दिया गया। इसके पहले किसी भी लेखक को छत्तीसगढ़ में पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। ये 59वां राष्ट्रीय पुरस्कार था ज्ञानपीठ का, जो विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया। उनकी स्मृति दुनिया किसी साधारण डायरी की तरह नहीं है। उनके पास जैसे किसी पुराने घर के भीतर बंद पड़ा बड़ा सा संदूक हो, जिसमें असंख्य दृश्य, आवाजें, चेहरे, प्रसंग, छोटे शहरों की गलियां, खेतों की मेड़,
बरगद के पेड़ की छांव और असंख्य अनजाने लोग रहते हों। वह वहां ऐसे अनुभव देखते सुनते हैं जो समय की सामान्य रफ्तार से बाहर हैं। कुछ दृश्य भविष्य से आए हुए लगते हैं, कुछ बहुत पीछे छूटे हुए अतीत से। विनोद कुमार शुक्ल के रचनात्मक चरित्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वे अपने आप को किसी भी तरह के साहित्यिक गठजोड़ों, समूहों या गुटों से अलग रखते हैं। न विवादों में दिखना, न पुरस्कारों के लिए प्रयास करते हुए नजर आना, न मंचों पर बार बार उपस्थित रहना। वे अपने लेखन के साथ वैसे ही रहते हैं जैसे कोई साधक अपनी साधना के साथ। यह एकांत साधना ही उनकी भाषा की विशिष्टता का मूल है। उनके यहाँ गद्य हो या कविता, एक तरह का सम्मोहन, एक धीमा पर लगातार सक्रिय जादू उपस्थित रहता है। उनके उपन्यासों की दुनिया, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह सब साधारण यथार्थ से हल्की सी तिरछी दिशा में चलती हैं। वहाँ कोई चमत्कार नहीं होते, पर साधारण घटनाओं के भीतर से जो चमक निकलती है वह जादुई लगती है। यह वही क्षेत्र है जहाँ यथार्थ और कल्पना इतनी गहराई से घुल जाते हैं कि पाठक के लिए उन्हें अलग अलग पहचानना लगभग असंभव हो जाता है। एक मामूली सा वाक्य अचानक ऐसी रोशनी छोड़ सकता है कि पूरी दुनिया की व्यवस्था थोड़ी देर के लिए संदिग्ध दिखाई देने लगे। अब जैसे उनके एक पात्र का हाथी पर बैठ कर जाना पाठकों को कोरी कल्पना लग सकती है, लेकिन रायपुर में उन्हें जानने वालों को पता है कि विनोद कुमार शुक्ल खुद अपनी नौकरी के दिनों में एक साधु के साथ हाथी पर बैठकर विश्वविद्यालय जाया करते थे। फिर भी वे सिर्फ सपनों और कल्पना के कवि नहीं हैं। बस्तर के आदिवासियों पर लिखी उनकी कविताएं हों या नक्सल मुद्दे पर लिखी उनकी कोई दूसरी कविता, किसानों की आत्महत्या को केंद्र में रखकर लिखी गई रचना हो या पलायन करते लोगों पर, वहाँ एक तीखी पर संयत सामाजिक दृष्टि है। वे आंकड़ों की भाषा नहीं बोलते, न नारे लगाते हैं, न नाटकीय आक्रोश को आवाज़ देते हैं, बल्कि वे एक ऐसे व्यक्ति की तरह बोलते हैं जो अंधेरे समय में खड़े होकर धीमी आवाज़ में सच कहता रहता है। आदिवासियों की बेदखली, जल जंगल जमीन पर कब्जे की योजनाएं, उद्योगपतियों की खनिज लालसा और राज्य की हिंसा, ये सब उनके यहाँ इस तरह से आते हैं कि कविता पढ़ते पढ़ते पाठक खुद को उन लोगों की कतार में खड़ा महसूस करने लगता है जिन्हें इतिहास बार बार हाशिए पर धकेलता रहा है। इसी कोमल कल्पनाशील भाषा के भीतर वे सबसे कठोर यथार्थ भी दर्ज करते हैं। बस्तर और आदिवासी जीवन पर लिखी उनकी कविताएं इसका बड़ा प्रमाण हैं। आदिवासी हाका पड़ा है जैसी कविता में वे जंगलों में फैले भय, नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों पर टूटती हिंसा और जल जंगल जमीन से बेदखल किए जा रहे समुदायों की असहायता को बेहद मार्मिक ढंग से सामने लाते हैं। वहाँ आदिवासी सिर्फ नक्सली या संभावित अपराधी की सरकारी भाषा में नहीं आते, बल्कि भूखे, विस्थापित, भ्रमित लेकिन जीने की जिद करने वाले मनुष्यों के रूप में दिखते हैं, जो अपने गांव से उखाड़ दिए गए हैं, जिन्हें पता नहीं वे कहाँ जा रहे हैं, वे बस इतना जानते हैं कि वे जीवित रहना चाहते हैं। कविता बार बार यह प्रश्न उठाती है कि जिनके पास छुपाने को कुछ नहीं, उनके जीवन में सिर्फ अस्तित्व की साधारण इच्छाएं हैं, उन्हें ही संदेह और दमन का सबसे बड़ा निशाना क्यों बनाया जाता है। इसी तरह विनोद जी की कविता बस्तर की त्रासदी को किसी नारे या घोषणा पत्र में नहीं, बल्कि बहुत निजी मानवीय आवाज में दर्ज करती है, जो पाठक को आदिवासी की जगह खड़ा होकर सोचने के लिए बाध्य कर देती है। किसानों पर लिखी उनकी कविता में जहां कवि श्रावण की दोपहरी में आंगन में पानी से भरी थाली रख देता है, उसके भीतर एक गहरी असहायता भी है और एक विचित्र सा अनुष्ठान भी। यह औजारहीन मनुष्य का प्रतिरोध है जो पूरी तरह व्यर्थ तो दिखता है, पर इसी व्यर्थ लगने वाली क्रिया में उसकी मानवता बची रहती है। उनके कवि का प्रतिवाद चिल्लाकर सामने नहीं आता, वह अक्सर किसी शांत अबूझ क्रिया के रूप में प्रकट होता है, जिसे समझने के लिए पाठक को अपने भीतर भी कुछ बदलना पड़ता है। श्रावण का महीना बीत रहा, बादल अब तक नहीं बरसे। कर्ज में डूबे किसानों ने पिछले बरस फांसी लगा दी थी। मृत किसानों की स्मृति में उनकी मुक्ति के लिए श्रावण की जेठ जैसी दोपहरी के घाम में एक थाली पानी परोस कर आंगन में रख देता हूँ कि पानी से भाप बनेगी और बादल चुगेगा। एक पूर्व में बहुत से पूर्व जैसा काव्य संग्रह बताता है कि वे अपने समय के सामाजिक अंधेरे को कितनी गंभीरता से महसूस कर रहे हैं।
बहुत सी रातों की एकजुटी रात और तारों चांद से निकलने को भूल गए लोग। एक पूर्व में बहुत से पूर्व जैसा काव्य संग्रह बताता है कि वे अपने समय के सामाजिक अंधेरे को कितनी गंभीरता से महसूस कर रहे हैं। बहुत सी रातों की एकजुटी रात और तारों चांद के निकलने को भूल गए लोग जैसे बिंब यह संकेत देते हैं कि यह सिर्फ निजी उदासी नहीं, एक पूरे ऐतिहासिक दौर की घनी होती हुई काली परत है जिसके बीच वे कविता के छोटे छोटे दियों की तरह शब्द रख रहे हैं। जब वे कहते हैं कि दुनिया के सारे देश एक ही शहर के अलग अलग मोहल्लों की तरह हैं और वे अपनी किताब सबको, सब घरों को, ताकि खुशी सबकी बनी रहे, समर्पित करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका मानवीय सरोकार सीमाओं, भाषाओं, विचारधाराओं से कहीं आगे जाता है। उनकी रचनात्मक यात्रा के पीछे परिवार और मित्रों के कुछ विलक्षण व्यक्तित्व भी हैं। माँ, चाचा, पत्नी, पड़ोस और साथ ही मुक्तिबोध, परसाई जैसे बड़े साहित्यकार। जबलपुर और राजनांदगांव के उन वर्षों में परसाई के घर जाना, मुक्तिबोध के बसंतपुर वाले घर में पहली बार पहुंचना, शाम के अंधेरे में हाथ में कंदील लिए बाहर आते मुक्तिबोध की आकृति, ये सब दृश्य उनकी स्मृति में इस तरह दर्ज हैं मानो किसी अनुपम कविता की पंक्तियां हों। मुक्तिबोध और अशोक वाजपेयी के जरिए पत्रिकाओं, पुस्तकों और प्रकाशन की दुनिया से उनका जुड़ना, लगभग जय हिंद का प्रकाशन, पहचान श्रृंखला के किस्से, यह सब मिलकर उनके कवि निर्माण की कहानी रचते हैं। इधर के वर्षों में उनका लेखन बच्चों और किशोरों की दुनिया की ओर भी बड़ी तेजी से गया है। गमले में जंगल, तीसरा दोस्त, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, यासी रासा त, एक चुप्पी जगह, घोड़ा और अन्य कहानियाँ, पेड़ नहीं बैठता, कहानियाँ जो शुरू नहीं हुई जैसी किताबें पारंपरिक बाल साहित्य के ढांचे में फिट नहीं बैठती। इनमें कोई सीधी साधी सीख नहीं, बल्कि एक ऐसी दृष्टि है जो बच्चों को बराबरी का पाठक मानती है, उनके भीतर की जिज्ञासा, बेचैनी और कल्पना को गंभीरता से लेती है। यही वजह है कि उनका बाल साहित्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वयस्कों के लिए लिखा गया साहित्य। दुनिया की कई भाषाओं में उनके अनुवाद हो चुके हैं, अंग्रेजी से लेकर हिब्रू तक, ताकि युद्ध, हिंसा और असुरक्षा के बीच जूझ रहे लोग भी उनके शब्दों में कुछ राहत पा सके। यह तथ्य अपने आप में बताता है कि राजनांदगांव रायपुर के इस संकोची कवि की आवाज़ किसी एक भाषा या देश की सीमाओं में कैद नहीं है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का यह क्षण दरअसल उस दीर्घ, चुपचाप चलती रही साधना की सार्वजनिक गूंज है जिसे वे कई दशकों से निभा रहे हैं। वे आज भी नियमित रूप से लिख रहे हैं। नए काव्य संग्रह, अप्रकाशित कविताओं के पुलिंदे, कहानियों के विविध संकलन, सब उनकी मेज पर, अलमारियों में, पुरानी डायरी और रजिस्टर के बीच रखे हैं। ऐसा रचनाकार जो 90 का होने को आ गए, हिंदी में ऐसी सक्रियता के उदाहरण दुर्लभ हैं। विनोद कुमार शुक्ल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वे हमें मजबूर करते हैं उस दुनिया को देखने के लिए जिसे हम आमतौर पर नज़रअंदाज करते हैं। गरीब की लाश पर मंडराती हुई मक्खियाँ, जंगल में डर से बेपरवाह पर बाजार जाते हुए सहमी आदिवासी लड़की, कर्ज से टूटा किसान और वही साधारण आदमी जो एक दिन उठा था और एक नए गर्म कोट की तरह विचार पहनकर कहीं चला गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार, पेन नोबोको, साहित्य अकादमी, राज्य और संस्थानों के अनेक सम्मान, ये सब उनके नाम के आसपास चमकते हैं, पर उनकी असली चमक उनके लेखन की भीतरी सादगी में बसती है। ज्ञानपीठ से सम्मानित यह कवि कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी भाषा के सबसे भीतर एक पुरानी पर हमेशा जागती हुई रोशनी की तरह मौजूद है। आज जब उन्हें ज्ञानपीठ मिला है तो यह केवल एक लेखक की निजी विजय नहीं, बल्कि उन सब आवाज़ों की स्वीकृति है जिन्हें वे अपनी कविता और कथा के जरिए सामने ले आते हैं। आदिवासी, किसान, गरीब, बच्चा, छोटा शहर, भूला हुआ पेड़, अकेला कमरा और वह साधारण मनुष्य जो शोर से भरी दुनिया में चुपचाप जीने की कोशिश कर रहा है। उनकी कविताएं और कहानियां आगे भी हमारे समय के अंधेरों के बीच किसी धीमे पर अडिग दिए की तरह जलती रहेंगी, हमें याद दिलाती हुई कि साहित्य का असली काम लोकप्रियता नहीं, मनुष्य के पक्ष में, उसकी गरिमा और उसके स्वप्नों के पक्ष में लगातार और जिद्दी ढंग से खड़ा रहना है। ज़रूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।